आज लेकर आया हूँ माया प्रधान जी की लिखी हुई रचना पिया बावरा। घंटी बजते ही दरवाजे खोल दिए गए थे। डॉक्टर सुभाष गर्ग चुपचाप बाहर निकल गए। सबकी तरह उनके हाथों में भी हावड़ा टोकरी थमा दिए गए थे। सुभाष ने हैरत से अपने हाथों को देखा कि जिनमें कल तक सिरिंज और ऑपरेशन के पतले नाजुक औजार होते थे, अब उनमें फावड़ा और कुदाल थमा दी गई। क्यों डॉक्टर, उठा तो पा रहे हो ना? एक कैदी ने मसखरी की। अब यहाँ कोई नर्स तो मिलेगी नहीं जो अपने नाजुक नाजुक हाथों से आपको कैंची छुरी थमाएगी। सभी कैदियों को एक बड़ी चट्टान पर पहुंचा दिया गया और कहा गया कि यहाँ के चट्टानों को तोड़ना शुरू करो। यह सुनकर सुभाष के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। यह क्या हो गया मुझसे? कुछ भी बुरा करते समय आखिर ऐसे अंजाम के बारे में हम क्यों नहीं सोच पाते हैं? सुभाष मन ही मन अपने उस अतीत के लिए तड़प उठे जिसकी वजह से आज वो जेल की सजा काट रहे हैं। अब कुछ भी हो नहीं सकता था। इतना भारी कुदाल उठाकर पत्थर तोड़ना आसान नहीं था। डॉक्टर सुभाष गर्ग बहुत जल्दी थक गए। पहले पत्थर तोड़ना, फिर उन्हें फावड़े की मदद से तसले में डालना। कुदाल की 4 चोटों में ही उनकी सांसें फूल गई थी। काम रोककर वहीं पत्थर पर बैठकर वे सुस्ताने लगे। हीरालाल ने दूर से देखा और अपना काम रोककर वहीं आ गया। थक गए डॉक्टर? सुभाष चुप रहे। हीरालाल ने पूछा, क्यों मारा था पत्नी को? मैंने नहीं मारा। तो मरवाया होगा, हीरालाल ने व्यंग से कहा। डॉक्टर चुप रहे। बहुत सुंदर होगी वह जिसके लिए तुमने पत्नी को मरवाया, हीरा शरारत से बोला। तभी एक सिपाही का कड़कदार स्वर गूंज उठा। क्या हो रहा है? एक दिन आए हुआ नहीं कि कामचोरी शुरू हो गई? और दोनों पर एक एक बेत बरसाकर तुरंत काम करने का आदेश दिया। बेत लगते ही दर्द से तड़प उठे डॉक्टर। अपनी हैसियत और हालात पर सोचकर उनकी आंखें भर आई। चुपचाप डॉक्टर ने कुदाल उठा ली और काम में जुट गए। जैसे तैसे शाम हुई। सभी कैदी अपनी अपनी कोठरी में पहुंचा दिए गए। अपनी कोठरी में लेटे लेटे डॉक्टर सुभाष बार बार आंखें झपकाने की कोशिश कर रहे थे। गंदी सीलन भरी जगह और नीचे छत देखकर लग रहा था जैसे वह अभी सिर पर टपकने ही वाली है। 2 दिन पहले एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने आई थी। उसने प्रश्न किया था, अपने प्यार को पाने के लिए क्या पत्नी का कत्ल जरूरी था? आप तलाक भी तो ले सकते थे। डॉक्टर की यादों के मलबे में जाने कितने कांच और पत्थर दबे हुए थे। रात भर ख्यालों की हथेलियां पत्थर और कांच के टुकड़ों को उनके जज्बातों पर फेंकती रहती है। काश वे उत्तर दे पाते कि इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ और अमीर बाप की उस बेटी को तलाक देना कितना कठिन था। सुभाष गर्ग जिस साल डॉक्टरी की डिग्री लेकर घर पहुंचे थे, उसी साल 6 माह के भीतर ही बीना पत्नी बनकर उनके जीवन में आ गई थी। बीना बहुत सुंदर तो नहीं, पर आकर्षक जरूर थी। बड़े बाप की इकलौती संतान थी वो। उसके पिता ने सुभाष के लिए नर्सिंग होम बनवाने का केवल वादा ही नहीं किया, बल्कि टीके की रस्म होते ही वह हकीकत में बनने भी लगा था। माता पिता बहुत गदगद थे। सुभाष भी नए जीवन के रोमांचक पलों को भरपूर सहेज रहे थे। जैसे जैसे डॉक्टर सुभाष अपने नर्सिंग होम में व्यस्त होने लगे और बीना अपने बच्चों में, तो पति पत्नी के बीच की मधुरता धूमिल हो चली। बीना के तेवर बदले तो मुंह से अब कर्कश स्वर निकलने लगे। उसे हर पल याद रहने लगा कि वह एक अमीर पिता की संतान है और वारिस भी। इसीलिए घर में उसकी पूछ कुछ अधिक होनी चाहिए। इसीलिए उसकी शिकायतें भी बढ़ने लगी। सुभाष जैसे जैसे पत्नी बीना से दूर हो रहे, वैसे वैसे वे नर्सिंग होम और अपने मरीजों में खोते जा रहे थे। जीवन में तनिक भी मिठास नहीं बची थी। दवाओं की गंध में फूलों से प्यारे जीवन के क्षण खो गए थे। याद करते करते जाने कब डॉक्टर सुभाष की नींद ने आ घेरा। खाने की थाली लेकर जब डॉक्टर सुभाष कैदियों की लाइन में लगते, तो अपने नर्सिंग होम पर लगी मरीजों की लाइन उन्हें याद आने लगती। वह लाइन शहर में उनकी लोकप्रियता का एहसास कराती थी, जबकि यह लाइन किसी भिखारी का एहसास दिलाती है। डॉक्टर सुभाष को उस पत्रकार महिला का प्रश्न याद आ गया। क्या सचमुच समस्या इतनी बड़ी थी? क्या और कोई राह नहीं था? खाना खाते समय लगभग वो रोते रहते। अपने घर की वह शानदार डाइनिंग टेबल उन्हें याद आने लगती। बस वही तो कुछ पल थे जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। हालांकि यह नियम भी वीणा ने ही बनाया था। वीणा का नाम और चेहरा दिमाग में आते ही डॉक्टर सुभाष फिर पुरानी यादों में खो गए। उस साल बड़ा बेटा पुनीत इंजीनियरिंग पढ़ने आईआईटी रुड़की गया था और छोटा भी मेडिकल के लिए चुन लिया गया था। इधर नर्सिंग होम में पहले से और अधिक काम बढ़ गया, तो डॉक्टर सुभाष दोपहर में घर कम आने लगे। रोज की तरह उस दिन भी घर से उनका टिफिन नर्सिंग होम आ गया था और उसके सामने प्लेट पर रखकर चपरासी ने सलाद निकाला था। तभी तीव्र सुगंध का झोंका लिए
29 वर्ष की एक युवती ने कमरे में प्रवेश किया। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। डॉक्टर सुभाष ने गर्दन उठाई तो आंखें खुली की खुली रह गई। मन में ख्याल आया, इतना सौंदर्य कहाँ से मिल जाता है किसी किसी को। सर, मैं डॉक्टर सुहानी, मुझे आपके पास डॉक्टर रावत ने भेजा है कि तुरंत आपसे मिलूं। एक सांस में बोलकर युवती अपनी पसीना पोंछने लगी। सुभाष मुस्कुरा दिए। आइए बैठिए ना। नो सर, आप कहें तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नर्वस क्यों हो रही हैं डॉक्टर, आप बैठिए। सुभाष ने खड़े होकर सामने वाली कुर्सी की ओर संकेत किया। सुहानी डरती हुई कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर सुभाष ने चपरासी को इशारा किया तो उसने दूसरी प्लेट सुहानी की तरफ रख दी। नो सर, मैं दोपहर में पूरा खाना नहीं खाती हूँ, आप सलाद लीजिए। उनके इतने अनुरोध की मर्यादा रखते हुए सुहानी ने थोड़ा सा सलाद अपने प्लेट में रख लिया। डॉक्टर सुभाष उसके सौंदर्य को देखते हुए मुस्कुराकर बोले, आज मेरी समझ में आया कैसे लड़कियां केवल सलाद खाकर सुंदरता बनाए रखती हैं। सुहानी ने संकोच से देखा और बोली, ओके डॉक्टर। डॉक्टर सुभाष ने कांटे में पनीर का एक टुकड़ा फंसाकर मुख में रख लिया और बोले, आप यहाँ मेरी सहायक के रूप में काम करेंगी। अभी थोड़ी देर में सुंदर आपको केबिन दिखा देगा। उस दिन के बाद डॉक्टर सुभाष का हर दिन सुहाना होता गया। सुहानी केवल सौंदर्य के ही नहीं, मन की भी सुंदरी थी। उसके मीठे बोल डॉक्टर सुभाष में स्फूर्ति भर देते। यह काम की नजदीकियां कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। तब घर का पूरा उत्तरदायित्व वे अच्छी तरह से पूरा कर रहे थे, पर पहले की तरह अब घर पर दुखी भी होते तो सुहानी की यादें उनकी आंखों में घुली मिली रहती। उन दिनों बीना कुछ अधिक ही चिड़चिड़ी होती जा रही थी। शायद इसी वजह थी बच्चों के जाने के बाद सुभाष भी उससे दूर हो गए थे और बढ़ती दूरी के चलते उसको अपने पति सुभाष पर शक हो गया था। एक रात बीना ने पूछ ही लिया, आजकल कुछ ज्यादा ही महकने लगे हो, क्या बात है? डॉक्टर सुभाष चौंक पड़े। ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रही हो? अब उम्र महकने की तो रही नहीं। मेरी तकदीर में तो आयोडीन और बस आदमियों की उम्र महकने के लिए हमेशा 16 की होती है। देखो बीना, रात दिन दवाओं की खुशबू सूंघते सूंघते जी खराब होने लगता है तो कभी कभार सेंट छिड़क लेता हूँ। बहुत संभव है कि कभी ज्यादा सेंट छिड़क लिया होगा। सुभाष ने सफाई दी। लेकिन धीरे धीरे बीना की शिकायतें और डॉक्टर सुभाष की सफाइयों का सिलसिला बढ़ता गया। नर्सिंग होम में बीना के बहुत सारे अपने आदमी भी थे जो तरह तरह की रिपोर्ट देते रहते थे। तुम्हारे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, कल को उनकी शादी होगी, बुढ़ापे में इश्क फरमाते, कुछ तो शर्म करो। बीना क्रोध में उन्हें सुनाती। सुभाष ने उन दिनों चुप रहने की ठान ली थी, इसीलिए बीना का पारा अधिक गर्म होता जा रहा था। रोज रोज की चिकचिक से तंग आकर आखिरकार एक दिन सुभाष के मुख से निकल ही गया कि हाँ, मैं सुहानी से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। डॉक्टर सुभाष को जेल की यातना सहते महीनों बीत चुके थे, लेकिन घर से मिलने कोई नहीं आया था। वे बच्चे भी नहीं जो उनके ही अंश हैं और जिनको उन्होंने अपना नाम दिया है। ऐसा नहीं कि बच्चे उन्हें प्यार नहीं करते थे, पर माँ तो माँ ही होती है। माँ की हत्या ने उन्हें बच्चों की नजरों में एक अपराधी, माँ का हत्यारा साबित कर दिया था। पर क्या इस हादसे के लिए वे अकेले ही उत्तरदायी हैं? बच्चे क्या जाने कि बीना सुहानी को लेकर कितनी हिंसक हो उठी थी। एक दिन गुस्से में उसने कहा भी था, आप अगर सोचते हैं कि मैं आपसे तलाक ले लूंगी और आप मजे से उससे शादी कर लेंगे तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं उस बाप की बेटी हूं जो अपनी जिद के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे एक इशारे पर आपकी वह प्रेमिका कहाँ गायब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। बीना की धमकियां जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे सुभाष की घबराहट भी बढ़ रही थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस आयु में बड़े बड़े बच्चों के सामने पत्नी को तलाक देना या दूसरा विवाह करना उनके लिए सरल न होगा, पर सुहानी को बिना सताए यह भी उन्हें स्वीकार नहीं था। इसीलिए ही उन्होंने सुहानी से कहा था कि वह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से लंबे समय के लिए कहीं दूर चली जाए। अगले दिन सुहानी को नर्सिंग होम में न देखकर बीना बोली थी, उसे भगा दिया ना? क्या मैं उसे खोज नहीं सकती? पाताल से भी खोजकर उसे अपनी राह से हटाऊंगी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? इतनी नफरत किस काम की? गुस्से से डॉक्टर सुभाष ने कहा था। क्या इस उम्र में दूसरी शादी कर सकता हूँ? प्यार तो कर रहे हो इस उम्र में? नहीं, किसी ने गलत खबर दी है। किसी ने गलत खबर नहीं दी, बीना फुफकारती हुई बोली। मैंने स्वयं आपका पीछा करके अपनी आंखों से आप दोनों को एक दूसरे की बाहों में सिमटते देखा है। डॉक्टर सुभाष स्तब्ध थे। कितनी तेज है यह औरत, घबरा कर कहा। अपने बच्चों को भी तो हम किसी अच्छी बात पर प्यार कर लेते हैं। शर्म नहीं आती तुमको इतना झूठ बोलते हुए? बीना के अंदर का झंझावत पूरी तरह उफंड रहा था। उस दिन पत्थर तोड़ते हुए हीरा ने कहा, डॉक्टर आप चाहते तो बच सकते थे। आपने बीबी की कार का पीछा क्यों किया? अच्छे भले नर्सिंग होम में बैठे रहते तो बच जाते।
मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि बीना के पिता के आदमी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। शायद हत्या की सुपारी लेने वाला अपना काम न कर पाता। हीरालाल की सहानुभूति पाकर डॉक्टर सुभाष ने भी बोल दिया, उसके आदमी चारों तरफ सुरक्षा में फैले रहते हैं, तभी तो आप आसानी से अंदर हैं। शायद हीरालाल ठीक कह रहा था। वे क्या करते, जो कुछ भी हुआ वह सोची समझी योजना का हिस्सा नहीं था। वह सब कुछ केवल सुहानी को बचाने की जिद से हो गया। शायद उनसे बचकानी हरकत हो गई। इतनी बड़ी बात को गंभीरता से नहीं लिया और नतीजे के बारे में भी नहीं सोचा। उन्हें लगा कि बीना सुहानी के घर की तरफ ही जा रही है और बिना समय गंवाए उन्होंने बीना पर गोली चला दी। सुहानी तो बच गई, मगर बीना के पिता का कुछ भरोसा नहीं। केवल उन्हें सलाखों के पीछे भेजकर वे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। सुभाष के जीवन से तो सब कुछ छीन गया, पत्नी भी और प्रेमिका भी। वह 15 अगस्त का दिन था। सभी कैदियों को सुबह झंडा फहराते समय राष्ट्रगान गाना था। फिर सबको बूंदी के लड्डू दिए गए थे। सुभाष अपना लड्डू खाने का प्रयत्न कर ही रहे थे कि हीरालाल ने जल्दी से आकर उनके कान से मुख सटा दिया और कहा, अभी अभी इंस्पेक्टर के कमरे से सुनकर आया हूँ। कह रहे थे कि डॉक्टर की प्रेमिका का पता चल गया है, बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या? उनके साथ से लड्डू छिटक गया। हीरालाल ने झट से लड्डू उठा लिया और बोला, डॉक्टर, मुझे पता है कि अब तुम इस लड्डू को नहीं खाओगे। डॉक्टर हो ना, जमीन पर गिरा लड्डू कैसे खा सकते हो? उसने वह लड्डू भी खा लिया। सुभाष बहुत व्याकुल हो उठे थे। वे समझ गए थे कि यह सब बीना के पिता ने ही करवाया है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हीरा ने कहा, यह क्या डॉक्टर साहब, आप इतने कमजोर दिल के हैं, फिर भला दूसरों के दिल का ऑपरेशन कैसे करते थे? डॉक्टर ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हीरा, सबको अपने अंत का पता होता है, फिर भी हम जैसों से इतनी भूल कैसे हो जाती है? आप शरीफ इंसान हैं, इसीलिए सब कुछ शराफत के दायरे में करने की कोशिश की। काश आप भी शातिर खिलाड़ी होते तो आज पकड़ा कोई और जाता और आप अपनी सुहानी के साथ हनीमून मना रहे होते। सुभाष ने चौंक कर हीरालाल को देखा और बोले, क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर, आज मैं जिस कत्ल की सजा भोग रहा हूँ उस व्यक्ति को मैंने कभी देखा ही नहीं। उसका हत्यारा बहुत शातिर और धनवान था। मुझे उलझाकर खुद मजे से घूम रहा है। डॉक्टर ठगे से खड़े रह गए। डॉक्टर, सच यह है कि इतने वर्षों से इस जेल के अंदर रहकर मैंने दांव पेच सीख लिए हैं। एक बार यहाँ से भागने का अवसर मिला तो उस शातिर की हत्या करके सचमुच का हत्यारा बन जाऊंगा। डॉक्टर सुभाष अपनी सोच में डूब गए थे। धीरे से बुदबुदाए, इससे तो अच्छा था मुझे फांसी हो जाती। इतना कहने के साथ ही उन्होंने कसकर अपनी छाती को दबाया और कराह उठे। उनका हृदय दर्द से तड़प रहा था। डॉक्टर, हीरा चिल्ला उठा। डॉक्टर धीरे धीरे धरती पर गिरकर तड़पने लगे। हलचलें मचती ही गई। अधिकारी वहां आ गए थे। डॉक्टर को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और सिपाही चल पड़े। हीरा भागकर वहां पहुंचा और झुककर डॉक्टर के कान में कहने की चेष्टा की कि वहां से भाग जाना, पर सुभाष बेसुध हो चुके थे। हीरा मन मसोस कर उन्हें जाता देखता रहा। सुभाष की बंद आंखों के सामने बहुत से चेहरे घूम रहे थे। तुम पागल हो गए हो इस बेटी समान लड़की के लिए। बीना के पुराने स्वर डॉक्टर को नींद बेहोशी में भी सुनाई दे रहे थे। फिर सब कुछ डूबने लगा। आवाज, सांस और धुंधलाती सी पुरानी यादें। उस धुंधली छाया में बस एक छवि अटकी थी, सुहानी। सुहानी रोज रोज की चिकचिक से तंग आकर आखिर एक दिन सुभाष के मुख से निकल ही गया कि हाँ, मैं सुहानी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ।